हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टिप्स विद संजय में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हम फेल क्यों होते हैं। हम पीटी में फेल क्यों होते हैं। थोड़ा सा हटके है ये टॉपिक, आपको थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि आमतौर पे लोग पास होने की बात करते हैं, कैसे पास हों, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पास होने की, लेकिन मैं आज यहाँ फेल होने की बात कर रहा हूँ। इसकी कुछ खास वजह है क्योंकि कई बार हम पढ़ाई तो करते हैं और बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट नहीं होता है। फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, कई बार समझ नहीं पाते हैं कि आगे क्या करें। और ऐसे में काफ़ी कुछ ऐसा हम करने लगते हैं जो आगे हमारे किसी भी प्लानिंग को और डिस्ट्रॉय ही करता है। तो कई बार बेहतर है कि अगर आप फेल होते हैं तो अपने फेलियोर से आप सीखिए, उसको एनालाइज कीजिए, समझिए कि क्या वजह थी, हम फेल क्यों हुए। बाय द वे यहाँ मैं यह बताना चाहूँगा कि जो फेल होने की प्रक्रिया है, यह फेल होने की प्रक्रिया अचानक से नहीं होती है। कई बार शुरू से ही आप इस तरह तैयारी करते हैं, कुछ इस तरह का आपकी स्ट्रेटजी होती है या स्ट्रेटजी होती ही नहीं है, जिस वजह से कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाती है और मामला गड़बड़ हो जाता है। तो आइए हम बात करें कि हम फेल क्यों होते हैं पीटी में। जैसे अभी हाल फिलहाल में एग्जाम होने जा रहा है 2-3, हम बिहार बीपीएससी पीटी की ही बात करें या यूपी पीसीएस की बात करें या यूपीएससी की बात करें, हर एग्जाम में आजकल पीटी है, चाहे छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो। तो हम जानेंगे कि आखिर पीटी में फेल होने की क्या वजह हो सकती है, क्या कारण है। क्योंकि कई बार आप जब एग्जाम में प्रश्न देखते हैं तो आपको 4 ऑप्शंस में से एक भी आप नहीं याद कर पाते कि हाँ शायद मैं इसे जानता भी हूँ। फिर आपको लगता है ये क्वेश्चन तो मुझसे नहीं बन रहा है, लेकिन उसका एक उपाय यह भी होता है कि आप देखते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा है जो आंसर हो ही नहीं सकता। फिर उसी तरह आप दूसरा ऑप्शन ऐसा ढूंढते हैं जो जिसके आंसर होने की संभावना काफी कम हो। इस तरह से क्या उत्तर नहीं होगा इस पर आप गौर करते हैं और फाइनली आप उत्तर तक पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब इसको बोलते हैं शॉर्ट में थियरी ऑफ एलिमिनेशन। तो उसी तरह मैं यहाँ पास नहीं बल्कि फेल होने की बात कर रहा हूं और तब फेल से पास की तरफ कैसे बढ़ा जाए इसकी मैं चर्चा करूंगा, या ऐसे भी जब फेल होने के कारणों पर मैं प्रकाश डालूंगा और आपको लगेगा कि हाँ ये बातें होती हैं आम जिंदगी में तैयारी के दौरान, तो आप खुद उनको कैसे दूर किया जाए उसके बारे में कुछ सोचेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या वजह हो सकती है फेल होने की, पीटी में फेल होने की। आइए, इसको मैंने बांटा है, फेल क्यों होते हैं हम लोग, इसको मैंने 3 पार्ट में बांटा है, 3 डिफरेंट स्टेजेस में। अर्थात हम आप या कोई भी अगर तैयारी कर रहा है तो तैयारी करने के दौरान किस किस फेज से गुजरता है और फिर किस किस समय में वो कौन कौन सा सिंड्रोम से वो ग्रस्त हो जाता है। आपने जरूर सुना होगा, अरे मेरा तो होगा ही नहीं, टाइम बड़ा कम मिला, या फिर एक होता है एग्जाम सिंड्रोम, अरे पढ़ तो लिए सब कुछ लेकिन कुछ याद ही नहीं है, बेवजह नर्वस होना, या सामने वालों को देख देख कर यह सोचना वो तो काफी पढ़ा है उसका तो हो ही जाएगा, पहले भी तो वो पास हो चुका, मेरा नहीं होगा। कहने का मतलब तरह तरह के सिंड्रोम या लक्षण जो है आप देखेंगे, कभी खुद में कभी सामने वाले में। तो इस तरह की बातें अक्सर होती हैं। मैंने इन सारे कारणों को एक जगह समेटा है और इसको 3 तरीके से कैटेगराइज किया है, या यूं कहिए कि 3 अलग अलग फेज में बांटा है। सबसे जो पहला फेज है वो है प्रिपरेशन, तैयारी के दौरान। तैयारी के दौरान आप क्या मिस्टेक करते हैं, ऐसी क्या गलती आपसे होती है जो आपको पता भी नहीं चलता और मामला गड़बड़ हो जाता है। कई बार आपको उस बीच समझाया भी जाता है, आपके टीचर्स, आपके दोस्त या कोई भी आपका शुभचिंतक, लेकिन उस समय आप बिल्कुल भी आपके कान में जूं तक नहीं रेंगता। खुद इसका मैं एक ग्लेरिंग एग्जांपल देता हूं। मैं खुद अपने कोचिंग में पढ़ाता हूं तो मैं देखता हूं कई ऐसी बातें जो मैं बार बार समझाता हूं लड़कों को, उन्हें इससे ऊब होती है, वो बिल्कुल इसको लाइटली लेते हैं या सुनते ही नहीं है, उस पर अमल ही नहीं करते। उनको लगता है कि नहीं ये सब तो बेकार बकवास बात है, सब तो ठीक चल ही रहा है, ऐसा कुछ नहीं, मैं इतना बेवकूफ थोड़े ना हूं जो सर बता रहे हैं कि सिलेबस देखो ध्यान से, सर बता रहे हैं क्वेश्चन पैटर्न वो तो मैंने देख लिया सर, इस तरह का उनका आंसर होता है ना, वो तो हम देखे हुए हैं। लेकिन पता चला कि उनसे कुछ पूछा गया तो उनको पता ही नहीं है, सिलेबस उनको पूछा गया क्या है सिलेबस में, तो बक चुपचाप देखते देखते रह जाते हैं। तो कहने का मतलब शुरुआत से ही तैयारी के दौरान जैसे ही आपने तैयारी शुरू की, तो तैयारी शुरू की और आगे आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, ये इन सारी बातों के दौरान जो आप करते हैं कई बार वो काफी नहीं होता है।
कई बार वो काफ़ी इसलिए नहीं होता है क्योंकि आगे आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन उस दौरान आपको किसी ने बताया तो आप बात नहीं मानते और आप खुद उस तरह से ध्यान नहीं देते जिस तरह से आपको ध्यान देना चाहिए था। तो आइए हम देखते हैं कि जो पहला स्टेज जिसमें मैंने बांटा है इसको तैयारी, दूसरा स्टेज एग्जाम के एक वीक पहले और तीसरा स्टेज एग्जाम के दिन। ये तीन ऐसे ऐसे फेज हैं, ये टाइम पीरियड है जिसमें कोई ना कोई सिंड्रोम आपको पकड़ बैठता है और फाइनली आपको ले बैठता है। ये आपको रिजल्ट के बाद फील होता है, उस वक्त नहीं। अब मैं पहले फेज की बात करूंगा, तैयारी, प्रिपरेशन, सिलेबस। सबसे पहले सिलेबस की मैं बात करूं तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि यह जो चर्चा है वह उन लोगों के लिए है, वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो तैयारी करने के बावजूद फेल होते हैं। मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा जो एग्जाम देते ही हैं फेल होने के लिए, या एग्जाम देते ही हैं गार्जियन को बताने के लिए, या फिर तिलक दहेज के लिए, या अपने गांव में लोगों को यह बताने के लिए मैं पीसीएस की तैयारी करता हूं। वास्तव में कुछ नहीं कर रहे होते हैं, वो टाइम पास करते हैं, अपने पिता या गार्जियन जो भी है उसके पैसे पर ऐश मौज करते हैं। मैं ऐसे लोगों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वैसे लोगों की जो निश्चित रूप से पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी फेल होते हैं। तो आइए, सबसे पहला मुद्दा है सिलेबस का। मैंने देखा है, मैं चूंकि काफी समय से पढ़ा रहा हूं और बहुत लड़कों से, स्टूडेंट से मेरी बात भी होती है कि उनको सिलेबस का पता ही नहीं होता है। कुछ तो ऐसा भी है कि कुछ कमीशंस के सिलेबस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्पष्ट नहीं होते, तो वहां पे चलिए उनको परेशानी हो सकती है, उनको समझने की जरूरत पड़ सकती है किसी और से। लेकिन कुछ ऐसे कमीशंस हैं जिनके सिलेबस स्पष्ट रूप से लिखे होते हैं और उनको आप देखकर पढ़कर समझ सकते हैं। लेकिन जैसे आप बिहार यूपीएससी का सिलेबस ले लीजिए, पीटी का सिलेबस अगर ले लें हम तो देखते हैं कि पीटी के सिलेबस में काफी कम शब्दों में उन्होंने दिया है, कमीशन ने काफी कम शब्दों में बताया कि क्या है सिलेबस में, क्या क्या पढ़ना है। थोड़ा सा वेग जरूर है, ऐसे में स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, वो टीचर से, सीनियर से या अपने साथी से उसको समझने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो सिलेबस पर गौर करते हैं, जरा भी पेन लेते हैं कि आखिर जाने कि इसमें क्या पढ़ना है, क्या एग्जैक्टली हमें किन किन बातों पर गौर करना है, वो इस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं। उनको इवन क्लास में भी बताया जाए तो वो हाँ हूं करके टाल देते हैं। उनको प्रिंटेड सिलेबस हाथ में दिया जाए, इलेबोरेट करके, अलग अलग खोल कर समझा कर, फिर भी जाकर उसको घर पे डाल आते हैं। उनको पता ही नहीं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। इसलिए कई बार ऐसा होता है पूरी पढ़ाई के दौरान वो कुछ ऐसा मिस कर जाते हैं जिस पर उनको ध्यान देना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, लेकिन बताते समय वो इस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, उनको भुगतना पड़ता है। दूसरा, क्वेश्चन पैटर्न का तो हाल ये है कि एक साल का क्वेश्चन देख लिया, हाँ सर मैंने देखा है क्वेश्चन पता है किस तरह का आता है। वास्तव में एक दो बार वो देखते जरूर हैं, उसके बाद वो देखना बंद कर देते हैं, भूल जाते हैं। उनसे पूछने पर, उनसे कहने पर वो बोलते हैं हाँ मैंने तो देखा हुआ है क्वेश्चन, मुझे तो पता है सर ऐसा क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बार अपने क्लास में मैंने कहा कि अगर आपको क्वेश्चन पैटर्न किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आता है, अगर आपको सचमुच जानकारी है तो अभी मैं उसका टेस्ट ले लेता हूं कि कितने पानी में है आप, क्या आप सचमुच क्वेश्चन पैटर्न को समझा है, आपने क्वेश्चन के डेप्थ को समझा है, किस लेवल का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसे बनाता है। अगर आपने सचमुच समझा है तो ठीक है, मैं अभी उसका टेस्ट ले लेता हूं। मैंने अपने लड़कों को एक पेज दिया, सिंपल सा एक पेज हिस्ट्री का, मैंने कहा इसको पढ़िए और उस पेज को दो बार पढ़िए, जबकि वो छोटा सा एक पेज था मात्र, वो 5 मिनट में 2 बार पढ़ा जा सकता था। खैर मैंने उन्हें 2-3 बार पढ़ने को कहा, 10-15 मिनट दिया। उसके बाद मैंने उस पेज से 5 क्वेश्चन फॉर्म किए, उस 5 क्वेश्चन को फॉर्म करके मैंने उन्हें कहा आपको इसको बताना है, आंसर करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फिर मैंने देखा एक दो से ज्यादा वो लड़के आंसर नहीं कर पाए। फिर मैंने कहा कि आपको इसी पेज से कुछ प्रश्न दिया गया है और यह आपको बता कर दिया गया है और आपको इस पेज को 2-3 बार पढ़ने के लिए भी कहा गया है। इसके बावजूद 5 क्वेश्चन में से कोई 1, कोई 2, इससे अधिक आप उत्तर नहीं दे पाए। क्यों? सामने वाले सब चुप बक, उन्हें कुछ पता नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ क्योंकि वो सरसरी निगाह से 1-2 बार क्वेश्चन देख तो लेते हैं, लेकिन वो वास्तव में ढंग से क्वेश्चन को रीड नहीं करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि वैदिक पीरियड से, इंडस वैली पीरियड से, या किसी भी चैप्टर से, या ज्योग्राफी से ही, या फिर पॉलिटी से ही जो सवाल किया जा रहा है, वो सवाल बेसिकली किस चैप्टर से है, किस लेवल का है, क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म किया गया है। कहने का अभिप्राय यह है
कि किताब के किसी भी लाइन से कहीं भी क्वेश्चन बन सकता है, और कमीशन ऐसा करता है। लड़के इतना बोदर करते ही नहीं है, बॉयज और गर्ल्स मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। उनको बस एक दो बार देख लिया, फॉर्मेलिटी पूरा हो गया, उसके बाद फिर वो क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ गया, कहाँ रखा हुआ है, उसकी न तो आपस में चर्चा करते हैं, न कभी देखते हैं सरसरी निगाह से अपना क्वेश्चन। जो अगर कभी टेस्ट अगर उनसे लिया गया तो सरसरी निगाह से जो क्वेश्चन बना, जो नहीं बना ये तो टफ था, ऐसा करके वो निकल जाते हैं। मतलब चलता है, एटीट्यूड उनका रहता है। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे, उसके लेवल को नहीं समझेंगे, कितने तरीके से एक चैप्टर से क्वेश्चन बन सकता है, इस बात को समझना पड़ता है। बार बार क्वेश्चन पैटर्न को देखकर, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखकर ही समझ में आएगा। लेकिन इसको बोदर न करने की वजह से वो क्वेश्चन के डेप्थ और क्वेश्चन कैसे बनता है इस बात को नहीं समझते हैं, और आगे चलकर वो काफी पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़ने के दौरान उनको यह पता ही नहीं होता है कि हम कैसे पढ़ें और किन किन बातों को याद रखें। कुछ बातों को उनको पता ही नहीं है कि मुझे इसको भी पढ़ना था, इसको भी समझना था, इसको भी याद रखना था। वो ऑटोमेटिकली उनसे मिस हो जाता है, ओवरलुक हो जाता है। बस ऑब्वियस फैक्ट्स, जो बिल्कुल ऑब्वियस फैक्ट्स है, जो सब पढ़ेगा वो पढ़ के उनको लगता है मेरा चैप्टर पूरा हो गया। तो यहाँ पे बहुत बड़ी मिसिंग होती है, जो 2-3-4 साल बाद इस बात को समझ पाते, तब तक काफी देर हो जाती है। तीसरा जो है, कोचिंग पर जरूरत से ज्यादा भरोसा। कोचिंग कल्चर बन गया है, और कोचिंग कल्चर बन गया। मैं खुद जब भी कोचिंग चलाता हूं, लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ा, आई एम सॉरी टू से, कोचिंग कल्चर इस तरह से स्प्रेड हुआ है लड़कों में। और फिर कोचिंग के अंतर्गत, कोचिंग में क्या है, यह एक व्यवसाय है बेसिकली, सच पूछिए तो। ऐसे में कोचिंग और लड़कों को बहुत ज्यादा आइडिया है नहीं, कोचिंग में क्या कराया जा रहा है क्या नहीं। उन्हें लगता है कि नहीं, कोचिंग में मैं कर लूंगा तो मैं तो पास हो ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे वो सब कुछ मिल जाएगा जो कमीशन में पास होने के लिए जरूरी है। और कोचिंग वाले इस तरह से ब्रेन वॉश भी करते हैं, फिर उन्हें आंख मूंद कर और कुछ नहीं सूझता। वो कोचिंग के नोट्स पर, कोचिंग के मैनेजमेंट और टीचर्स की बातों पर फुल फ्लेजेड भरोसा करते हैं। फिर कोचिंग में जो दिया गया, जो पढ़ाया गया, उससे 1 इंच 1 शब्द वो ज्यादा पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। बल्कि क्लास में भी मैंने देखा है, वो चुपचाप हाथ में कलम लिए इंतजार करते हैं कि सर आएंगे, लिखाएंगे, वो पूरा लिखेंगे, घर चले जाएंगे। क्या समझ, जो लिखा गया उसमें क्या बात है, उसको समझने के लिए भी वो कोशिश नहीं करते। वो टीचर से पूछना भी नहीं चाहते, उनको कुछ मतलब नहीं है, नोट्स हो गया बस बात खत्म। नोट्स जितना मोटा हुआ, इवन उनके गार्जियंस भी बहुत खुश, लड़का पढ़ रहा है, और लड़का भी, क्या मैटर है उसमें, क्या हमको समझना है, कॉन्टेक्स्ट को, संदर्भ को, कोई मतलब नहीं उनको इस बात से। 99% लड़के ऐसे ही मैं देख रहा हूं कोचिंग में है, जो कोचिंग पर ओवर डिपेंडेंट रहना, खुद से कुछ न करना, बेसिक किताब को बिल्कुल न पढ़ना, और फिर जो नोट्स है उसको पढ़ के जाना, उसको भी पूरी तरह से नहीं पढ़ पाते होंगे, कई ऐसे भी हैं, उनको पढ़ के भी जाते, उनको लगता है कि इसी से क्वेश्चन आएगा। इस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, वो पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो जाता है उनका, और पूरी तरह से वो मेंटली कोचिंग पर ही डिपेंडेंट होते हैं। पता चला उनका कुछ नहीं हो सका, रिजल्ट नहीं हो सका, क्योंकि कोचिंग की पढ़ाई काफी नहीं होती है जब तक कि आप अपना एक्स्ट्रा एफर्ट ना दें। लेकिन उनको यह बात तब समझ में आती है जब 2-3-4 बार वो फेल हो चुके होते हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण यह भी है, बेसिक बुक न पढ़ना। कोचिंग पर ओवर डिपेंडेंट क्या करता है, उन्हें बेसिक बुक से दूर करता है। और बेसिक कमीशन के एटलीस्ट एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए बेसिक किताब, कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए वन लाइनर रटने का एक कल्चर सा बन गया है। लेकिन फिर भी एटलीस्ट पीसीएस, बीपीएससी की ही बात करें, यूपीपीसीएस की ही बात करें, तो आप जब तक बेसिक बुक नहीं पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करेंगे, आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, आपको फैक्ट्स याद ही नहीं होगा। लेकिन लड़कों में इस तरह की टेंडेंसी, एक ट्रेंड सा चल गया है, बने बनाए नोट्स, क्विक, जैसे इंस्टेंट कॉफी होता है उस तरह से बने बनाए नोट्स, चाहे वो किताब मार्केट में मिल रहा हो नोट्स टाइप का, या फिर कोचिंग में लिखाया गया हो, इस तरह के नोट्स पे वो पूरी तरह भरोसा करते हैं। एक कोचिंग का नोट्स, दूसरी कोचिंग का नोट्स। मेरे क्लास में एक लड़के ने मुझसे कहा था, सर जब मैं क्लास ले रहा था मॉडर्न इंडिया का, मुझे याद है, एक लड़के ने अचानक कहा कि सर आपने ये नहीं लिखा है। मैंने कहा क्या नहीं लिखाया, तो फलाना कोई फैक्ट या कुछ इस तरह का। तो मैंने कहा लेकिन ये तो बड़ा आसान है, और ये सारी चीजें तो पहले मैं बता चुका हूं, जो जरूरी बातें होती हैं वो लिखाई जाती हैं। अदरवाइज किताब में आपको ना दे दूं, पूरी किताब ही पढ़ लीजिए, मैं क्यों लिखाऊं नोट्स। तो नहीं सर, मेरे पास 8 कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स है, 8 टीचर का नोट्स है। वो एक सर के नोट्स में वो था, लेकिन आपके नोट्स में नहीं है, आपने लिखाया नहीं है। तो कहने का मतलब कि उसके पास 8 कोचिंग का, 8 टीचर्स के नोट्स थे, उसके दिमाग में कुछ नहीं था। और लगभग
5-6 बार वह गति युवक था। आप समझ सकते हैं गति युवक का क्या मतलब होगा। 6-7 बार पीटी फेल हो चुका था, लेकिन जो भी बातें थी उसके पास उसके नोट्स में थी। अब तक उसके मस्तिष्क में कुछ नहीं था। तभी तो उसका यह हाल था कि वो देख रहा था कि मेरे पास 8 टीचर का नोट्स है। उसके पास क्या था, सोचने वाली बात है। तो नोट्स, टीचर, पूरी तरह इस पर रिलाई करना और किताब को साइडलाइन करना, यह बहुत घातक होता है। फ्लिक में, अचानक फ्लूक में कोई पीटी पास कर जाए वो अलग बात है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अगर बढ़िया हो तो आप कभी पास हो ही नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिछले बीपीएससी एग्जाम में देखा गया, साइंस का क्वेश्चन बढ़िया था। जो लोग रटे रटाए कुछ पढ़ के जाते हैं उनका साइंस का क्वेश्चन नहीं बना। अच्छे लोग फेल पीटी में हुए थे। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड जो चीजें हैं उनको, उनके लिए आपको किताब पढ़ना जरूरी है, लेकिन आपको किताब से तो कोई मतलब नहीं। क्यों पढ़े सर, काम तो ऐसे ही चल ही जाता है, चलता है एटीट्यूड, ये उनको ले बैठता है। तो एक ये कारण है। मटेरियल के बारे में कंफ्यूजन, मार्केट में ऐसा ही है कि बहुत सारा मटेरियल है और क्या पढ़े क्या न, या न पढ़े, इसके लिए बहुत परेशानी है लड़कों को। मेरे पास फोन भी आते हैं, क्लास में भी लड़के पूछते हैं कि सर ये वाला पढ़ें, ये वाला कौन वाला किताब पढ़ें, बिहार के लिए क्या करें, ज्योग्राफी के लिए क्या करें, इकोनॉमी के लिए क्या करें। दरअसल यह बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और लड़के उससे एग्जाम के अंत तक, लास्ट दिन तक इससे जूझते रहते हैं। वो निर्णय ले ही नहीं पाते हैं कौन किताब अच्छा है कौन खराब है। ये इसलिए फिर मैं आऊंगा बेसिक बुक्स पर, क्योंकि बेसिक बुक्स तो वो पढ़ते नहीं, वो चाहते हैं कुछ ऐसा मिले बनाया जो तुरंत पढ़ के सब कुछ काम बन जाए, तो वो तो होता नहीं है। और दूसरी बात यह समझना जरूरी है कि कोई भी 2 किताब अगर है तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा बहुत फर्क होता है। एक ही किताब को अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो बहुत कारगर साबित हो सकता है, लेकिन क्या ये नोट्स किसने कह दिया, वो किताब मतलब ढेर सारे मटेरियल में काफी कंफ्यूज होकर बिल्कुल कंफ्यूज होकर वो बिल्कुल ही समझ नहीं पाते कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। काफी सारा वक्त उनका इसमें गुजर जाता है, वो कोई सही ढंग से निर्णय नहीं ले पाते हैं। जब तक वो निर्णय लेते हैं तब तक काफी वक्त गुजर जाता है, या फिर कोई एक ऐसे किताब का या नोट्स का चुनाव कर बैठते हैं जो काफी फ्रूटफुल नहीं होता है, जो अच्छा नहीं होता है, या अप टू द मार्क नहीं होता है। वो जाहिर सी बात है उनको उसका फायदा नहीं हो पाता है एग्जाम में जैसे होना चाहिए था। उसके अलावा पढ़ाई में असंतुलन, सारे सब्जेक्ट जीएस में कई होते हैं। आमतौर पे आजकल पीटी में जीएस के सारे सेगमेंट से क्वेश्चंस आते हैं। अब किसमें कितना ध्यान देना है, किसमें कितना मेहनत करना है, इसकी समझ भी कई लोगों को नहीं होती है। मान लीजिए करंट अफेयर से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में, तो हमको उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हिस्ट्री से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह का हमें किस सेगमेंट पर कितना ध्यान देना है, इसकी समझ कई स्टूडेंट्स को काफी देर से होती है, वो इसको समझ नहीं पाते हैं। तो जहां पे से क्वेश्चन कम आते हैं, जहां से बहुत पढ़ने के बावजूद भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे, उसी पर अपना सारा समय और अपना सारा एनर्जी बर्बाद करते हैं। वो अपना पूरा खून जलाते हैं। उन्हें लगता है हिस्ट्री तो बस हो ही जाएगा, करंट अफेयर्स तो डेली पढ़ ही रहे हैं, हो ही जाएगा, लेकिन वास्तव में वो होता नहीं है। वास्तव में ज्योग्राफी पर उनका पूरा ध्यान है, इसको तो करना ही है, इस पर अच्छा करना ही है। ज्योग्राफी के सवाल उनसे बन नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन का इनबिल्ट नेचर ऐसा होता है, सब्जेक्ट का अपना इनबिल्ट नेचर है कि उस सारे सवाल बनाने कठिन होते हैं। लेकिन उसके बदले अगर उतना मेहनत हिस्ट्री में किया जाए, करंट अफेयर्स में किया जाए, बिहार में किया जाए, बिहार स्पेशल में, तो पास करना ज्यादा आसान है, उसका ज्यादा फायदा मिलता, क्वेश्चंस ज्यादा बनते। लेकिन यह समझते समझते कई लोगों को देर हो जाती है, परिणाम स्वरूप उनको निराशा होती है। लैक ऑफ स्ट्रेटजी, टाइम मैनेजमेंट, कई बार स्ट्रेटजी ढंग से न बनाने पाने के कारण या टाइम मैनेज न करने के कारण भी लड़कों में परेशानी होती है। उनको लगता है कि मेरा इतने समय में हो जाएगा, या स्ट्रेटजी सही है, लेकिन वास्तव में पीटी की संतुलित तैयारी उनकी नहीं हो पाती है। उन्हें स्ट्रेटजी में लगता है कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, और इस संबंध में कई लड़के बिल्कुल कूप मंडूक होते हैं। कई स्टूडेंट्स वो किसी से चर्चा नहीं करते, किसी से बात नहीं करते हैं, किसी टीचर से सजेशन नहीं लेते हैं, अपने साथियों में भी मिक्सअप नहीं होते हैं। जो तैयारी करने वाला एक ग्रुप होता है उनसे मिलकर ये जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि हाँ कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सा तरीका सही है। वो उनका जो आइसोलेशन है, बिल्कुल अलग थलग रहना और अपने तरीके में मग्न रहना कि नहीं ऐसे हो जाएगा, कई बार सही भी होता है और कई बार यह उल्टा पड़ जाता है। टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, बाद में घबरा जाते हैं और मामला उल्टा पड़ जाता है। तो तैयारी के दौरान ये सारी परेशानी होती है, और ये सारी परेशानी बाद में एक स्टूडेंट को ले बैठता है। शुरू से इसका ध्यान न देना और बाद में रोना धोना। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि 2-3-4 साल तक उनकी स्थिति ऐसी रहती है
कि वो अपने आप को सुधारते नहीं और 3-4 पीटी वो फेल करके तब जाकर वो लाइन पे आते हैं, तब तक काफी उनको निराशा घेर लेती है। आइए खैर हम दूसरे स्टेज में बात करें। 1 वीक पहले, वो तो तैयारी के दौरान की बात थी, अब मैं बात करूं 1 वीक पहले। तैयारी अब खत्म होने वाली है, परीक्षा होने का एक 8 दिन 10 दिन बचा हुआ है। अब क्या नया ड्रामा शुरू हो गया, मेरा तो नहीं होगा, मेरा तो नहीं होगा सिंड्रोम। क्यों? यह लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से होता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, उन्हें बात की फीलिंग रहती है, तो वो क्या कहेंगे, तो कभी सिस्टम में गड़बड़ी है, एग्जाम तो कई बार टाल दिया, पढ़ने का मूड ही नहीं हुआ, मोटिवेशन नहीं हुआ, पता नहीं पीटी में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्वेश्चन अजीब सा सेट कर रहा है। कहने का मतलब कि परीक्षा का जो सिंड्रोम है वो कई नए नए रूपों में आने लगता है। नहीं होगा मेरा, तो ये वाला सेक्शन तो मेरा ठीक से तैयार नहीं हुआ। आप क्या थे, आप कहाँ क्या कर रहे थे, आपको तो उस दौरान कई लोगों ने टोका भी था, लेकिन नहीं। और बाद में नहीं, मेरा तो साइंस हो नहीं पाया, करंट अफेयर्स ठीक से नहीं पढ़ पाए, मैगजीन लेना भूल गए, या फिर कुछ जिसको बोलते हैं ना इंस्टेंट, कुछ ऐसा मिल जाए अचानक जो जिससे मेरा सारा काम तुरंत निपट जाए। कुछ इस तरह के जादुई छड़ी के चक्कर में रहते हैं। या यूं कहिए कि ये जो परीक्षा सिंड्रोम है, या तैयारी पूरी नहीं हुई, सिस्टम ही गड़बड़ है, मेरा तो नहीं होगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कम टाइम मिला, ये सारी बातें आपस में लिंक्ड होती हैं और धीरे धीरे यह कहीं ना कहीं उन्हें एग्जाम जैसे जैसे करीब आता है उन्हें अंदर से कमजोर करता है। वह पहले से ही, जिसको बोलते हैं ना देहात में, जुआ पटक देना या हाथ उठा देना, ऐसे मोड में वो आने लगते हैं। क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि तैयारी की जो उनका तरीका था शुरू से, कहीं ना कहीं उसमें मेजर फ्लॉ था, गड़बड़ी था। लेकिन कई बार उनका अपना ईगो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं करता है, उनका ईगो मना करता है, वो एक्सेप्ट नहीं करते इन बातों को, मेरी तैयारी में गड़बड़ी थी, तो कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। और 1 सप्ताह 10 दिन पहले से उनका यह नाटक शुरू होता है। फिर पढ़ाई के प्रति वो न्यूट्रलिटी, या यूं कहे पढ़ाई के प्रति एक अजीब सा रुखापन कि चलो शायद गड़बड़ हो गया, अच्छा अगली बार ढंग से। ये सिंड्रोम उन्हें काफी कमजोर करता है। हो सकता है उनकी तैयारी, जितनी तैयारी उन्होंने की उसने में भी हो सकता है उनका काम चल जाता, लेकिन जो 1 सप्ताह पहले से उनका सिंड्रोम, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, तो इस तरह का सिंड्रोम उनको कमजोर करता है और आगे एग्जाम हॉल में उसका जबरदस्त इंपैक्ट पड़ता है। तो आइए देखते हैं एग्जाम हॉल में क्या होता है इनके साथ। एक तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनका टाइम मैनेजमेंट हॉरिबल होता है। एग्जाम आज है, पहुंचना है 9:30-10 बजे, लेकिन उनको खाते पीते पहनते कलम लेते और पता नहीं क्या क्या पूजा पाठ करते करते वो अपना देर कर ही देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कुछ भी गड़बड़ होगा तो हम ब्लेम करने के लिए ढेर सारा वजह है। ऑटो वाला नहीं पहुंचा, बाइक खराब हो गई, या कोई दोस्त मित्र या घर वाला, मतलब ढेर सारे उनके पास बहाने हैं यह बताने के लिए या कहने के लिए कि नहीं उसकी वजह से हुआ है। लेकिन वास्तव में यह उनकी अपनी गड़बड़ी होती है कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं और वो देर हो जाते हैं एग्जाम हॉल में, देर से पहुंचे। अगर काफी देर से हुए तो एग्जाम में बैठने ही नहीं दिया जाएगा उनको। अगर वो उनको एग्जाम में एंट्री मिल गई तो वहां सारे लोग क्वेश्चन बना रहे हैं और ये 15 मिनट नर्वस होकर बैठे हुए हैं, 10 मिनट 8 मिनट 15 मिनट देर से इनका एग्जाम शुरू हुआ, बस सारा मामला चौपट हो गया। बगल वाला, अरे काफी क्वेश्चन वो तो बना चुका, मैं तो अभी शुरू कर रहा हूं, उनका तो आधा कॉन्फिडेंस इसी में गायब हो जाता है। उसके अलावे अगर सब कुछ सही रहा, सही समय पे पहुंच गए वहां पे, एग्जाम अगर सिंड्रोम 1 सप्ताह पहले से काम कर रहा है, वो तो ऑलरेडी उनके साइकोलॉजिकली उनको वीक कर चुका है। अब एग्जाम हॉल में अगर सही समय से पहुंच भी गए हैं महाशय, तो एग्जाम हॉल में बैठेंगे, क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे और क्वेश्चन 1 2 3, कई बार ऐसा होता है एक पेज में 4-5 क्वेश्चन अगर है, एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है, नहीं बनता है। ऐसा हम लोग के साथ भी हुआ है, बहुत लोगों के साथ होता है। बस 1-2 पेज में ऐसा हुआ, 10-12 क्वेश्चन नहीं बना। अब क्या, वो इतने नर्वस हो गए कि आए के प्रश्न जो वो बना सकते थे, जो उनको आता रहता है, उसको भी वो नहीं बना पाते, उसको भी गलत कर लेते हैं और फिर इधर उधर देखेंगे, टाइम पास करेंगे। उनको लगा कि नहीं अब तो मेरा नहीं होगा, मतलब तुरंत गिव अप कर देना, हाथ उठा, जिसको बोलते हैं हाथ उठा देना, वो हाथ उठा देते हैं। अपना बना एग्जाम, इजी क्वेश्चन, सारा कुछ बेकार चला जाता है, क्योंकि वो पहले ही मानसिक रूप से हार गए होते हैं, फेल हो गए होते हैं और इसलिए वास्तव में वो फेल हो जाते हैं। दूसरी बात ये है, कई लोग ऐसे भी होते हैं शुरू से तो अच्छे चले, सही समय पर पहुंचे, तैयारी ठीक ठाक थी और एग्जाम में पहुंचे, क्वेश्चन बनाना शुरू किया, लेकिन क्वेश्चन बनाने का तरीका जो उनका होता है, कई बार
कुछ क्वेश्चन पे वो अटक जाते हैं, तो ऐसे अटकते हैं कि वो अपना टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल गड़बड़ कर लेते हैं। अगर उन्हें लगता है कि मेरा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मैथ्स का हमसे नहीं बनेगा, तो तुक्का लगा के चले जाओ, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन तो ढेर सारा है। अगर तुम बाकी क्वेश्चन को सही बना लोगे तो कंपनसेशन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी लड़का, कोई भी स्टूडेंट या लड़की जो भी हो, वो सारे के सारे क्वेश्चन सही नहीं बनाता है, फिर वो पास करता है। लेकिन नहीं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको देखा गया कि वो क्वेश्चन में अटक गए, वो 5-10 मिनट एक ही क्वेश्चन दे रखे हैं, अगर मैथ्स बनाया तो उसी में लगा रह गया, साइंस में तो उसी में लटक के रह गए, अचानक नींद खुली तो देख रहे हैं टाइम तो काफी गुजर गया और बहुत सारा क्वेश्चन बनाना बाकी है। परिणाम स्वरूप क्वेश्चन जानते हुए उनको छूट जाता है, या फिर क्वेश्चन में उन्होंने टिक लगा लिया है, लेकिन वो कलर करने के समय टाइम ओवर हो गया और कॉपी छीन ली जाती है उनकी। ऐसे करके भी कई लोग हैं जो अपना एग्जाम बर्बाद कर लेते हैं और पीटी फेल हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एग्जाम के दिन भी जो 15 मिनट होते ही या तो हाथ उठा देना, एग्जाम हॉल में नर्वस हो जाना, क्वेश्चन में अटक जाना, या अनावश्यक रूप से एक ही क्वेश्चन पर समय देना, या फिर आसपास के लोगों को ताड़ते रहना, देखते रहना, अरे उसका तो इतना बन गया और वो तो धाए धाए बना रहा है, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की बकवास बातों में अपना समय देकर खुद को और नर्वस करते हैं और फाइनली क्या हुआ, कुछ एग्जाम गड़बड़ कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये कि फेल होने के कई कारण हो सकते हैं। एक स्टूडेंट जिसने अच्छे से पढ़ाई की है, जिसकी पढ़ाई के और समय देने के मामले में कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता, वो कई स्तर पे कई कारणों से अपने एग्जाम को बर्बाद कर सकते हैं। पीटी में फेल होने का ये कई सारा कारण उनका हो सकता है उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल सही हो, लेकिन बाद में जो उनका रवैया हो, इस वजह से फेल हो गए हो। कई बार ऐसा होता है शुरुआत से ही उनकी गड़बड़ी हो गई हो और बाद में चल के तो जाहिर सी बात है, होनहार बिरवान के होते चिकने पात, शुरू में उन्होंने गड़बड़ी कर ली तो बाद में सारे सिंड्रोम तो आएंगे ही। कहने का मतलब कि ये पर्सन टू पर्सन, कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करता है कि कोई पीटी में क्यों फेल किया, एक स्टूडेंट पीटी में क्यों फेल किया, सबके अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन कारण जरूर होते हैं। कुछ ही ऐसे लोग हैं जो जेन्युइनली डिजर्व करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ आप कह सकते हैं कि तुक्का कुछ काम नहीं आया जिसको बोलते हैं, या फिर जिसको 1% तो किस्मत पर भी देना ही होगा, उस वजह से उनका पीटी नहीं होता, या कहीं ना कहीं वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अदरवाइज फेल होने के निश्चित रूप से कोई ना कोई एक सफिशिएंट कॉज होता है। आपको इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहले ही मैं आगाह इसलिए कर रहा हूँ, कई एग्जाम्स होने वाले हैं, अगर आपको अभी अलर्ट न किया जाए तो हो सकता है आप इन बातों पर तवज्जो न दें और आगे अपनी ही धुन में मस्त रहें, और आगे पता चला सब कुछ तो अच्छा रहा लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ। तो लोग फेल क्यों होते हैं, या हम फेल क्यों होते हैं, पीटी में स्टूडेंट्स फेल क्यों होता है, इन बातों को इग्नोर न करें, बल्कि इनको भी साथ में लेकर चलना है, इस पर विचार करना है। साथ साथ उन सारे आप कह सकते हैं जो डूज एंड डोंट्स है उनको ध्यान में रखकर काम करते चलना है। देखिए आपका रिजल्ट बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर आपको पास करना है तो आपको यह जानना जरूरी है आपके लिए कि फेल न हो इसके लिए क्या क्या करना है, और उसके हिसाब से यह वीडियो शायद आपको मदद करे। थैंक यू वेरी मच।